चलिए मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट देता हूँ। एक स्टेटमेंट ऐसा, मैंने आपसे कहा कि आप 5 किलोमीटर सीधा सीधा चलिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाइए। तो इन दोनों ही चीज़ में एक ही बात कॉमन होगा और आप ये पूछोगे कि सर किस तरफ। तो मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ 2 किलोमीटर सीधा चलो तो आपका पहला ही क्वेश्चन रहेगा सर 2 किलोमीटर सीधा किस तरफ जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो आप बोलोगे सर किस तरफ फोर्स लगाया जाए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, किधर फोर्स लगाना है। तो इसी चीज को हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस लेक्चर। In this lecture, we are going to discuss a very powerful tool of physics that is called vector. तो वेक्टर के बारे में मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है कि मुझको पढ़ाते हुए कईयों साल हो गए हैं, बट स्टिल इट फैसिनेट्स मी। मुझे ये अभी भी उतना ही उत्साहित करता है, उतना ही मजा आता मुझको वेक्टर को समझने में, समझाने में और पढ़ने में। मुझे हर दिन मुझे लगता है कि वेक्टर में कुछ नया चीज़ मुझे सीखने मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग में एक बार में शायद ना क्लिक करे, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखें। और वेक्टर के साथ एक और भी चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको कि आप वेक्टर को थ्रू आउट द ईयर, मतलब चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, थ्रू आउट द ईयर आपको वेक्टर पढ़ना है। आपको पढ़ते जाना है जिससे कि आपका क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का, कम से कम दोनों का फिजिक्स आपका बेहतर हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं, वेक्टर से बात करते हैं। देखिए, वेक्टर को समझने के लिए हम लोग वेक्टर के बारे में बात करने से पहले हम लोग कैटेगराइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को जैसे कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, हम लोग खाने पीने के चीज़ों को कैटेगराइज किया है कई सारे टाइप्स में। लाइक सार टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत तरह का बिटर टेस्ट होता है। उसी प्रकार से जैसे आपके सामने मैंने सपोज एक ये बताया कि रसगुल्ला, तो आपके दिमाग में पहला ही बात क्लिक करता है, इट इज़ अ स्वीट। मैंने बोला समोसा, तो आप बोलोगे सर इट इज़ अ सॉल्टी टेस्ट वाला कोई चीज़ है। ओके, मैंने बोला नींबू, तो आप बोलोगे सर इट इज अ सार टेस्ट ऑब्जेक्ट और सार टेस्ट फ्रूट, जो भी बोलो आप, फ्रूट, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर इट मे बी। तो उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि उसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको बेसिकली 3 तरह से कैटेगराइज किया है, जिसमें 2 तरह का चीज को आपको अभी जानना है, बाकी चीज थोड़ा सा एडवांस लेवल का है जिसको अभी हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, वो आप हायर लेवल के फिजिक्स में, एडवांस लेवल के फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। ओके, तो जो पहला जो क्वांटिटी होता है उसे कहते हैं स्केलर, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा टाइप का जो क्वांटिटी होता है, जो इनके टेस्ट पे, इनके नेचर के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, जिसे हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में यही चीज पढ़ना है, वेक्टर। और तीसरा जो चीज है वो अभी फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज टेंसर। ओके, ध्यान रखेंगे, स्केलर वेक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेंसर क्वांटिटी, बट टेंसर को थोड़ा सा ब्रॉड वे में और अलग तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ये स्केलर वेक्टर क्या है। टेंसर का मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे आप लोग उसको लेके, मतलब आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई क्वेरीज या क्यूरियोसिटी ना रहे, जान जाओ कम से कम, बट एडवांस लेवल पर भी समझ नहीं सकते हम लोग। सो चलिए हम लोग चालू करते हैं, स्केलर को देखते हैं पहले। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। मैं बताऊंगा अभी इसका एक्चुअल क्या सेंस होता है। दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मास, स्पीड, एनर्जी। अब आप बोलोगे सर यहां पर ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? तो देखिए, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है। एक जनरल सा लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यूज। ओके, जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं, सपोज मैंने बोला मास, कैसे बताया मैंने मास,
तो मास में आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? मास को रिप्रेजेंट करोगे 2 kg 3 kg ऐसे ही कुछ बताओगे आप लोग। तो क्या आपको लगता है इस 2 kg के अलावा आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए और किसी चीज का रिक्वायरमेंट है? तो ऑब्वियसली बोलोगे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं हम लोग को। अगर मैंने बोला एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब मैंने बोला कितना एनर्जी यूज हुआ, तो अब आप बोलोगे सर कितना एनर्जी, मान लेते हैं 10 जूल ऑफ एनर्जी यूज हुआ। क्या इस एनर्जी में भी आपको किसी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है? कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसके वैल्यूज पर फोकस करते हैं। दिस वैल्यू पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीट्यूड। Okay, 2 kg is called magnitude of this mass. Okay, 10 joule is called magnitude. Okay, जिसमें जूल जो होगा उसका यूनिट होगा, यहाँ पे kg में क्या होगा? kg मास का यूनिट होगा। बट ये पूरे पार्ट को मैग्नीट्यूड हम लोग बोलेंगे 2 kg को। ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि हमको स्केलर तो एक जनरल सा चीज है, इसके बारे में बात नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर से बात करते हैं क्या होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का सेंस समझा रहा हूं मैं आपको। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। आगे जाके मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, उसको हम एक एक करके हर चीज में देखते जाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको जनरल जिसके बारे में आपको आइडिया है, जो पढ़े हैं, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। ओके, अब आता है कि हम लोग का, मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात किया। तो जैसे एक जनरल सेंस में सपोज मैं आपसे बोलता हूं फोर्स को डिस्क्राइब करो, तो हम लोग जनरली बातचीत में हम लोग बोलते हैं कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया किस तरफ लगाया? तो हमने बोला कि इसमें मैंने ईस्ट की तरफ लगाया। तो अब अगर आप इस चीज को देखते हो, मैंने फोर्स, क्योंकि देखिए तब तक ये फोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक आप ये नहीं बता रहे हो इसमें कि किस तरफ लगाया। तो देखोगे इस फोर्स में हम अगर देखते हैं तो देखोगे दो क्वांटिटी दिख रहा, दो पार्ट दिख रहा होगा। एक पार्ट, इसको मैं इसमें दो पार्ट में तोड़ देता हूं। एक पार्ट बता रहा 10 न्यूटन, मतलब कितना अमाउंट आपने फोर्स लगाया। तो ये पार्ट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यही पार्ट होता हमारा मैग्नीट्यूड। ओके, और जो दूसरा पार्ट होता हम लोग का, इस तरफ वाला पार्ट होता है, इसे कहेंगे डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कहलाएगा। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बताना पड़े, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, हम लोग वेक्टर को कैसे समझ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है कि वेक्टर क्वांटिटी होते हुए भी हमको उसका डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। अब देखते हैं हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वेक्टर को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में और एक होता है ग्राफिकल फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां पर पहले सिंबॉलिक फॉर्म बताता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा होता है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, उसको पहचानेंगे कैसे या उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने बताया फोर्स, सपोज मैंने बताया फोर्स जो है हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने लिखा इसमें फोर्स जो है वो हम लोगों ने लिखा 3 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखिएगा इसमें दो पार्ट दिखता है आपको, एक है हमारा कौन सा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और दूसरा पार्ट जो हम लोग का डायरेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये क्योंकि वेक्टर है तो इसकी पहचान होती है ये एरो साइन। अब एरो साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बताता है, वेक्टर। ध्यान रखने है कि आपको ये एरो पीछे मत कर देना ना, ऐसा मत कर देना कि इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर है तो उसको देखने का तरीका ऐसा होता है। लेकिन कुछ बुक्स में, स्पेशली हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या कई सारे और बुक्स होते हैं जिसमें वेक्टर को क्या करते हैं हम लोग, बोल्ड लेटर से, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये फोर्स को ऐसा ना लिख के वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में लिखते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे गहरा गहरा इसमें लिखते हैं हम लोग इस तरह से, F = 3 न्यूटन ईस्ट। ओके, तो इस तरह से भी लिखा जाता है।
बट हम लोग अपने लिखने के दौरान, स्पेशली लिखने के दौरान, हम लोग बोल्ड लेटर या अल्फाबेट्स का यूज नहीं करते, क्योंकि हम अगर बोल्ड ही लिखने बैठे तो हम लोग क्या करेंगे, पेज में सिर्फ घिसते रह जाएंगे और वो मोटा मोटा लिखने के चक्कर में पेज फाड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरो लगा के ही बताते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस एरो ही लगाया जाता है। सिर्फ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और मैक्सिमम फॉरेन ऑथर्स की जो किताब होती है उसमें वेक्टर को बोल्ड अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप अपना कभी भी टेक्स्ट बुक खोलोगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्पेशली खोलोगे, तो उसमें देखना बोल्ड में लिखा रहेगा वेक्टर्स को, मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर है उसको पहचानने का ये तरीका हमारे पास है। ओके, ये सिंबॉलिक तरीका हो गया हम लोग का। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगला आता है हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या देखते हैं, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो बना देंगे। तो पहले तो ये बता देते किसको हम लोग क्या लेते हैं। जैसे आप लोग मैप देखते हो, मैप में हमारा नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। आप डिस्क्राइब करते हो मैप को पढ़ते समय, तो पहले आप डिस्क्राइब कर दो किसको क्या ले रहे हो। तो सपोज मैंने अभी बता दिया कि राइट साइड को ईस्ट लिया, लेफ्ट साइड को वेस्ट लिया, टॉप साइड को नॉर्थ एंड बॉटम साइड को साउथ ले लिया। इसी बेसिस पे मैंने यहां पर बताया कि 3 न्यूटन ईस्ट। तो यहां पर मैं वेक्टर में जब ग्राफिकली फॉर्म बताऊंगा तो इसको ऐसा खींचेंगे, एक एरो बना देंगे। एरो बनाने के बाद ये जो एरो का पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग इस वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का हेड पार्ट है, और ये जो पार्ट है दिस इज टेल। तो ये एरो हमेशा उस तरफ बताएगा जिस तरफ हम वेक्टर को ले रहे हैं, और ये जो लेंथ ऑफ द एरो जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताता है, मतलब लेंथ, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ध्यान रखेंगे, लेंथ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये लेंथ को बताता है। मतलब आप इससे एक चीज तुरंत आपको आना चाहिए दिमाग में, तो बोलोगे सर मतलब अगर मान लेते कोई बड़ा वेक्टर मैंने लिया, सपोज मैंने बताया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये मैंने 3 न्यूटन के लिए लिया ना, अगर मैंने बोला नहीं 5 न्यूटन को एक्सप्रेस करो, तो 5 न्यूटन के लिए ये सपोज मैंने F इज इक्वल टू मैंने लिया था, ये वाला हम लोग का 3 न्यूटन के लिए था, 3 न्यूटन ईस्ट के लिए था। ओके, अब अगर सपोज मैंने बोल दिया नहीं F इज इक्वल टू आपको बताना है 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट, तो आपका डायरेक्शन तो ईस्ट तरफ ही रहेगा, बस क्या चीज चेंज होगा आपका, इसमें लेंथ आपका थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब 5 न्यूटन के लिए बड़ा एरो, 3 न्यूटन के लिए छोटा एरो, 2 न्यूटन के लिए और छोटा एरो, 10 न्यूटन के लिए और बड़ा एरो। तो लेंथ ऑफ द एरो जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताएगा। जो एरो का जो हेड होता है वो हमेशा डायरेक्शन को बताता है जिस तरह वेक्टर है, ठीक, और टेल जो रहेगा हम लोग का उसके बैक साइड को बताता है, उल्टे डायरेक्शन को बताता है। तो कुल मिला के हम लोग समझ रहे हैं कि वेक्टर को आप 2 प्रकार से 2 फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही रहेगा, हम लोग इन दोनों को ही यूज करेंगे, दोनों से ही हमारा काम होगा, क्योंकि दोनों ही हमारी हेल्प करेंगे। कई बार ये हेल्प करता है, कई बार ये हेल्प करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है जब हम लोग को वेक्टर के डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं होता है, मेरे को सिर्फ उस वेक्टर के वैल्यू से मतलब होता है, मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। तो हमें कई बार ऐसा होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब हो जाएगा सिर्फ वैल्यू को जब जरूरत पड़ता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि सिर्फ हमको वेक्टर के वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट होता है। तो वैल्यू ऑफ द वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहां पर जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन ईस्ट। जब मैंने वेक्टर साइन लगा दिया, ये साइन लगा दिया, बोल्ड अल्फाबेट्स में लिख दिया, तो मुझे वैल्यू के साथ डायरेक्शन देना जरूरी है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूटन, मतलब इट ओनली रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। ओके, और अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लिखने का मतलब मन नहीं है, तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ एफ लिख दो,
कोई एरो साइन मत लगाओ और ऐसा लिख के छोड़ दो। ओके, तो यहां से आप चीज देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैंने यहां पे एरो नहीं लगाया, एरो लगा रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर मैं या तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, इसे जो हम लोग कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं, लेकिन मॉडुलस बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, इसे हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहां से एफ, या फिर आप मॉडुलस ऑडुलस मत लगाओ, एरो भी मत लगाओ, ये हमारा 3 न्यूटन हो गया। इन दोनों ही चीज से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां से आप ये कंक्लूजन मत निकालना कि आपने ऐसा लिख दिया तो आप 3 न्यूटन जो है लिख दिया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब ये वेक्टर नहीं है और स्केलर क्वांटिटी हो गया। नहीं, वेक्टर उसका नेचर होता है। आप उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके नेचर को नहीं बदल रहे हो आप लोग। मिर्ची, अब मिर्ची का नाम बदल के आप अगर रसगुल्ला रख देते हो तो वो रसगुल्ला, वो मिर्ची मीठा नहीं हो जाएगा, वो हम लोग का तीखा ही रहेगा उसमें। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप किसी वेक्टर को बिना एरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि आप उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो रादर देन इट्स डायरेक्शन। कई सिचुएशन ऐसा आता है। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे जिसको हम लोग को एक एक करके देखना है। ठीक है, इफ एनी वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब अगर किसी वेक्टर को आप इधर से उधर शिफ्ट करते हैं उसके डायरेक्शन में चेंज किए बिना, तो वो वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पेन को रखा यहां पर और इस पेन पर मैंने सपोज फोर्स इधर लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स। तो किधर लगा रहा हूं मैंने? 2 न्यूटन ऊपर की तरफ। अब मान लेते हैं मैं इसी पेन पर फोर्स इधर से थोड़ा सा हटा के इधर की जगह इधर लगाता हूं, तो भी 2 न्यूटन ही लग रहा है। तो मतलब आप चाहे ऐसा लगाओ, चाहे आप इधर से ऐसा लगाओ, चाहे आप इसको ऐसा लगाओ, कहीं से भी लगाओ, आप अलग अलग पोजीशन पे लगा रहे हो, लेकिन आप क्या करो, डायरेक्शन में चेंज नहीं ला रहे हो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, 2 न्यूटन है। तो बोलता है वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं कभी किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दौरान सपोज मैंने बताया कि मैंने एक वेक्टर को मैं ऐसा शो कर रहा हूं, ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। ओके, अब इस वेक्टर को मैंने बोला नहीं, मैं यहां से उठाकर यहां पे रख देता हूं, तो अगर आपने इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं किया है तो ये अभी भी अनचेंज्ड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी। देखिए, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी वेक्टर को आप 360 डिग्री टर्न कर देते हैं तो बोलता है वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, आपने ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया, ये है ए वेक्टर। ओके, और इस वेक्टर को आपने 360 डिग्री टर्न किया होगा। तो 360 डिग्री टर्न करना मतलब ये घुमा के आपने इस तरह से घुमाया, घुमाकर आपने फिर से वापस ऐसा ले आया। मतलब ये सिचुएशन ऐसा हुआ होगा, शायद ये रहा होगा हम लोग का, और इसे आपने टर्न किया, तो टर्न किया मतलब शायद इस तरह से टर्न किया। 360 डिग्री टर्न का मतलब समझ रहे हो आप लोग, इट इज टर्न बाय 360 डिग्री। तो अगर आपने इसको 360 डिग्री इस प्रकार से टर्न कर दिया तो बोलता है इस सिचुएशन में वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगला बोलता है एंगल बिटवीन द वेक्टर इज मेजर्ड बाय जॉइनिंग टेल्स ऑफ 2 वेक्टर एंड मेजरिंग द स्मॉल एंगल। तो देखिए, इसको समझिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, इसको लेके काफी कंफ्यूजन है तब बच्चों में, तो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे बोलता है ये कोई एक वेक्टर है, इमेजिन कीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, ऐसा दिया हुआ है ए वेक्टर सपोज, और ये एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर। ठीक है, और आपसे बोला जाता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो जब ये वेक्टर के बीच का एंगल बोलने का मतलब इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। ओके, अब जनरली क्या होता है, इसमें बच्चे लोग कुछ गलती कर देते हैं, और गलती इस प्रकार से होता है कि वो इस वाले एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, पर ध्यान रखेंगे ये गलत है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो फिर कैसे किया जाए? तो मैंने बताया अभी कि अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप उनके टेल को ज्वाइन कर दीजिए, टेल को ज्वाइन करने के बाद उनके बीच का स्मॉल एंगल को मेजर कीजिए। अब स्मॉल एंगल का मतलब क्या हो रहा है,
अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर को आप किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन इट विल रिमेन अनचेंज। तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर तो बी वेक्टर की तरफ ही रहने दिया, उसको इधर ही रहने दिया बी वेक्टर, और ए वेक्टर जो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ये हो गया शिफ्ट कर दिया, ऐसा ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ए वेक्टर। अब दोनों वेक्टर के बीच में देखिएगा दो तरह का एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल बन रहा है पीछे से बन रहा है, देखिएगा ये वाला जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं आप लोग मैथ्स में। तो ये जो पीछे डॉटेड से जो शो कर रहा हूं ये एंगल देखिएगा बड़ा एंगल है और ये वाला छोटा एंगल है। तो ये जो छोटा एंगल होगा इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये है वेक्टर के बीच का एंगल्स, ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे यहां पर कि सर मतलब हम लोग को ड्रॉ करके फिर उसको खींच के ऐसा बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन दे देता है कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ओके, बी वेक्टर है और ये कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, सपोज इस प्रकार से दिया हुआ है हमारा एक वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, जैसा अज्यूम कीजिए ये ए वेक्टर है। अब आपको बोला जा रहा है इनके बीच का एंगल निकालना, तो आपको इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप बहुत सिंपलेस्ट वे में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप एक काम करोगे, ये जो वेक्टर है इसको आप डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, वही क्लास 9th 10th में जो ज्योमेट्री में पढ़ते थे कंस्ट्रक्शन, तो वैसे ही कुछ कीजिए यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा करना है कि आप इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए और ए वेक्टर जो है इसको भी आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो अगर वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना है तो आपको ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको वेक्टर को उठा के कहीं ले जाना है और ले जाके ही आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आप इस तरह से भी आप वेक्टर के बीच का एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वेक्टर के बीच का एंगल मतलब होता है उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल, और डायरेक्शंस बोलने का मतलब आपको एरो पर प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। एरो के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि वेक्टर किधर है या नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर्टीज, दिखने में बहुत सिंपल रखता है और नो डाउट सिंपल है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज प्लीज इसको बहुत सीरियसली ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग में रखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अब मैं इसके टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल उतने ही टाइप्स बता रहा हूं जितना हमको अभी पढ़ना है, और टाइमिंग धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे मैं उतने टाइप्स ऑफ वेक्टर को आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगा। तो सबसे पहला आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ओके, ये रहेगा हम लोग का इक्वल वेक्टर। अब देखिएगा दो वेक्टर को इक्वल, दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, और यू कैन से इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको बताया कि ए एक वेक्टर है जिसको मैंने लिखा 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट, और यहां पर मैंने दूसरा वेक्टर लिखा बी वेक्टर, इसको भी मैंने लिखा 3 किलोमीटर ईस्ट। तो अगर ऐसा है तो देखिएगा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल है, दैट मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, और ग्राफिकली आप इसको अगर बताओगे तो आप ऑब्वियसली इसको ऐसे दिखाओगे, ए के लिए भी आप ऐसे दिखाओगे और बी के लिए भी आप ऐसे ही दिखाओगे। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। देखिए दोनों का लेंथ मैंने क्या रखा, सेम रखा यहां पर। ओके, अब यहां पर अगला जो आता है सेकेंड टाइप जो आता है दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर में ऐसा होगा कि जैसे मान लेते ए मैंने एक वेक्टर लिया जिसका वैल्यू लिखा मैंने 3 किलोमीटर ईस्ट, ओके, और
बी मैंने एक वेक्टर लिया जिसे मैंने लिखा 3 किलोमीटर वेस्ट। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि दोनों एकदम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों क्या है, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। यहां पर माइनस का सेंस यहां पर सबट्रैक्ट करना नहीं होता, यहां पे माइनस का सेंस होता है कि ये अपोजिट में है। कभी भी हम लोग किसी भी चीज को अपोजिट में बताएंगे तो क्या कहलाएगा हम लोग को, माइनस में। जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते हो आप लोग, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के कोऑर्डिनेट को आप क्या बताते हैं, +2 +3 +4। उसी तरह से नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड कोऑर्डिनेट को कैसे बताएंगे, एक्स एक्सिस को -2 -3, ठीक उसी प्रकार से। तो यहां पे नेगेटिव साइन जो रहता है वो सबट्रैक्ट करने को नहीं बताता, नेगेटिव साइन ये बताता है दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, और अगर मैं इक्वल साइन लगा रहा हूं मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसको मैं ग्राफिकली बताऊं तो कैसे बताऊंगा, ए वेक्टर को मैं ईस्ट में दिखा रहा हूं तो ऐसा ले लेता हूं ए वेक्टर, और बी वेक्टर हमारा अपोजिट में है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं उसको ऐसा दिखाऊंगा। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसा दिखा रहे हैं, देखिए दोनों का लेंथ सेम है बट दोनों का वैल्यू, दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैं इसको अपोजिट में बता रहा हूं या इस तरह से दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग तीसरा टाइप का वेक्टर देखते हैं हम लोग। अब देखिए अनइक्वल वेक्टर। अब ये अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है या जिनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है, या हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, इनको हम लोग अनइक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ए एक वेक्टर है, मैंने बोला ए इज इक्वल टू 3 किलोमीटर ईस्ट। ओके, और बी को मैंने बताया 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहां पे आप इसके मैग्नीट्यूड को सेम देखते हुए इक्वल बोल देंगे जरूरी नहीं है, नहीं लिख सकते आप ऐसा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण आप लिखोगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। लेकिन एक चीज देखोगे, ए का मैग्नीट्यूड भी 3 किलोमीटर है, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 किलोमीटर, मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है आपको, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, और उल्टा भी बात है कि दो वेक्टर अगर अनइक्वल है तो जरूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इसको ध्यान रखेंगे अनइक्वल वेक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अगला टाइप, देखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के किसी टाइम्स से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम्स का मतलब जैसे एक मैंने फोर्स लगाया, सपोज मैंने लिखा ए वेक्टर को लिखा, ध्यान रखेंगे ए वेक्टर को मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहां पर 2 न्यूटन ईस्ट। ओके, और बी वेक्टर को मैंने लिखा 6 न्यूटन ईस्ट। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो देखिएगा 2 न्यूटन के लिए मैं ऐसा शो करूंगा, ये ए के लिए हो गया, और बी देखिएगा ए से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम्स ज्यादा है तो मैं मतलब क्या करूंगा, लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो ये बन गया बी वेक्टर। अब आप एक चीज देखिए यहां से, अगर आप गौर से समझ रहे हैं इस चीज को, आपको लगता नहीं बी जो है ए का 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मैं चाहे तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, लिख सकता हूं मैं यहां पर, क्योंकि बी जो है 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो मतलब जब कभी भी आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इंटीजर भी नहीं, कोई
रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, ये पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देन बोथ आर वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। मतलब मैं अगर ऐसा लिखता हूं कोई भी वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो मतलब आप समझ जाइए कि ए और बी पैरेलल वेक्टर है, जहां पे लैम्डा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर इस फॉर्मेट में कभी भी दो दिख रहा है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आप लोगों को यहां पर कुछ एकदम एलिमेंट्री लेवल के वेक्टर्स के बारे में आपको बताया। ओके, बाकी वेक्टर्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे और उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।